नमस्कार दोस्तों, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे। पर्यावरण का भाग पहला हम पढ़ चुके हैं। भाग पहला हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। पर्यावरण का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, पर्यावरण के प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने पर्यावरण के मुख्यतः दो प्रकार पढ़े थे, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हमने जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके हमने अदर पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें क्या उसके फिर दो पार्ट थे प्राकृतिक पर्यावरण के, एक अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। ठीक है, मैंने फिर आपको क्या बताया कि अबायोटिक में क्या क्या शामिल किया गया है, भूमि, जल, वायु, प्रकाश, और जैविक में क्या क्या, जंतु, जगत एवं वनस्पति। शॉर्ट ट्रिक में मैंने अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है वो क्या है, अजैविक पर्यावरण है, और जैविक जिनमें जीवन है वो क्या है, जैविक पर्यावरण है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जैविक पर्यावरण को फिर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जैविक में क्या है, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने स्थल मंडल में आपको बताया क्या क्या बताया, मैंने उसमें बताया आपको जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताया था। जो उसमें पृथ्वी के प्लेट्स होते हैं, सेल, इनके बारे में मैंने आपको सारा उसमें बताया था स्थल मंडल वाले भाग में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जल मंडल में क्या क्या बात था। जल मंडल में मैंने आपको समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ठीक है, उनके बारे में, नदियाँ, झीलें, उनके बारे में बताया। और वायुमंडल में मैंने आपके वायुमंडल के परतों के बारे में बताया था। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल की परतें क्या क्या थी मैंने आपको बताया था। जो वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाला परत होता है, जो सबसे पहले लगता है स्थल मंडल से, उसे क्या बोलते हैं, अधोमंडल। अधोमंडल को ही क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से कितना 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगर वही हम उसको पृथ्वी से अगर ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर ले जाएं तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, 8 मीटर होती है। ठीक है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, जिसमें क्या होता है, कोई भी मौसम संबंधी दशाएं नहीं होती हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल पे नहीं होती है तो किस पे होती है, तो हमारे क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल कहते हैं, जिसमें बादल बनना, ठीक है, बिजली, आंधी, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, अधोमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर इसकी क्या है, दूरी है। उसके बाद समताप मंडल, जहाँ पे समान तापमान रहता है, जहाँ पे क्या कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होता है, समान टेम्परेचर रहता है। ठीक है, समान ताप, तभी इसका नाम क्या, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान। ठीक है, यहाँ पे हवाई जहाजों उड़ने के लिए क्या रहती है, उपयुक्त दशाएं रहती हैं। उस समताप के बाद मैंने मध्यमंडल बताया। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, मध्यमंडल पाया जाता है। कितने किलोमीटर पृथ्वी से, 80 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल बताया मैंने आपको, पृथ्वी से जो मध्यमंडल से 400 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, जिसमें धनावेशित एवं ऋणावेशित क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। इसी में क्या किया गया है, इसमें इसी यही मंडल अंतरिक्षीय विकिरण से जो किरणें आती हैं उससे जीवमंडल की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तथा रेडियो तरंगों को परावर्तित करके दूर से स्थापित किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्या बताया, आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 400 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज उधर से ही हम बात करेंगे, आगे इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वनस्पति जगत हो गया, ठीक है, उसमें क्या प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, एम्बियंस हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, हेम्फिथिन्स हो गया, एनिलिडी हो गया, और नीचे थलचर, नभचर, जलचर जीवों के बारे में पढ़ेंगे। वहीं मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण के दो भाग पढ़े थे, एक प्राकृतिक पर्यावरण तो हमने पहले भाग में कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ हम आज क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट है जो पर्यावरण का टाइप्स ऑफ 2 है, क्या है, मैन मेड एनवायरनमेंट, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं पार्ट 2 को। मैंने आपका रिवीजन कर दिया पार्ट 1 का, अब बात करते हैं पार्ट 2 का। ठीक है, आगामी आने वाली जो यूटेट है उसके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, सीटेट के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पे है ये सारा कुछ, आप उठा के देख लीजिए। प्यारी सी बुक है, राइटर है डॉक्टर राजेंद्र कौर और मृदुला सिंह, उनकी बुक है ये, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा संकलन दिया गया है इसमें, आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर पे ये अवेलेबल है। ठीक है, वहीं से मैंने इसको कलेक्ट किया है, पार्ट 1 में कुछ एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया था, और ये पूरा जो राजेंद्र कौर जी और मृदुला सिंह की है उनके बुक से मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है,
उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं यूटेट सीटेट और जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ से एक प्रश्न बनना ही है, इससे 101% है। लड्डू वीडियो आपके लिए साबित होगी। तो देखो मैंने आपको बता दिए थे ना, जो हमने क्या पढ़ा था, जो हमने जो वायुमंडल पढ़ा था उसकी परतें मैंने जो आपको बताया था। ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। इसके 16 किलोमीटर में क्षोभ मंडल, ठीक है, जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके 30 मीटर के उस पर क्या होता है, समताप मंडल, जहाँ समान तापमान रहता है, हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल के ही ऊपर क्या होता है, ओजोन परत होता है, ये जो क्या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, ठीक है, किरणों को पृथ्वी में आने से रोकती है, ठीक है। वर्तमान में इस पे बहुत बड़ा छेद होने की संभावना है, छिद्र हो रहा है, जिससे क्या है पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और क्या हो रहा है, पृथ्वी पर अनेक त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर क्या होता है, 50 किलोमीटर के ऊपर पे ओजोन परत होता है, जो पृथ्वी को की रक्षा करता है, किससे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक हानिकारक किरणों से, ठीक है। ओजोन परत के ऊपर होता है मध्य मंडल 80 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। उसी के ऊपर होता है आयन मंडल, उसी के ऊपर होता है बाह्य मंडल, ठीक है। ये आप डायग्राम फीड कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डायग्राम से, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे वनस्पति जगत के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। समस्त पेड़ पौधों के विभिन्न आधार, विभिन्न प्रकार, विभिन्न समूह विभाजित किया गया है। इसे क्या कहते हैं, वनस्पति जगत कहते हैं, ठीक है। शब्द से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है। वनस्पति मतलब जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। समस्त पेड़ पौधों के विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों के समूहों को विभाजित किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत। क्या क्या आता है, फूलों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। वनस्पति जगत को विभाजित किया गया है समस्त आधार पर। पहला क्या है, फूलों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। और क्या हो गया, एल्गी, फफूदी, मांस, फन आदि, ठीक है। और फिर क्या है, सेकंड इस पे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग में क्या बताया मैंने आपको, नॉन फ्लावरिंग में क्या बताया मैंने आपको, बताया कि जैसे एल्गी हो गया, फफूंदी हो गया, मांस हो गया, फन हो गया, आदि हो गई, ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में वह सभी पेड़ पौधे जिन पर फूल लगते हैं। नॉन फ्लावरिंग मतलब जिन पे फूल नहीं लगते हैं। क्या क्या आ जाता है, एल्गी हो गया, फफूदी हो गया, मांस हो गया, फन हो गया, आदि हो गया। और फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल लगते हैं, ठीक है, इनको अदर कैटेगरीज में डाला गया है। आकार, साइज के आधार पर हो गया, जिसमें क्या है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज हो गया, ठीक है। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है। देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें क्या 2 आधार पे बांटा गया है, एक आकार या साइज के आधार पर, एक आयु के आधार पर। आकार के आधार पर क्या क्या आ जाता है, हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। अब बात करते हैं जंतु जगत के बारे में, ठीक है। हमने क्या पहले क्या किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा पहले वनस्पति जगत। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है, जंतु जगत के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखो शब्द से ही क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा है। जंतु जगत होगा तो जंतु जगत मतलब इसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति अनुपस्थिति आधार पर समस्त जंतुओं को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। देखो जंतुओं को भी 2 मुख्य वर्गों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। आधार क्या बनाया गया है, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, ठीक है। किन जीवों में रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, एक वर्ग जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी, एक वर्ग वो हो गया, और एक वर्ग जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, एक वर्ग वो हो गया, ठीक है। याद रखना, एक वर्ग जिन पे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, एक वर्ग जिन पे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखो साफ लिखा है, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर समस्त जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं वो वर्ग, ठीक है। तो पहला क्या है, इनवर्टेब्रस है, ठीक है। इस समूह में वे सभी जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। जो क्या है, इनवर्टेब्रस है, इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इनको निम्न समूह में बांटा गया है, इनको भी क्या निम्न समूह में बांटा गया है, ठीक है। प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, और पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, हेलमिथेनिस हो गया, एनिलिडी हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, और क्या हो गया, इकाइनोडोटा हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये वर्ग हैं, ठीक है। दूसरा कि कौन सा वर्ग है,
सेकंड क्या है, वेटिबर्टस है, ठीक है, वेटिबर्टस। इसमें क्या है, इस वर्ग में वे सभी जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। इनको भी निम्न समूह में डाला गया है। देखो क्या है, पाइसेस है, ठीक है, एक पाइसेस है, दूसरा एम्बिबियंस है, ठीक है, सर्पिश्रित हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, एवीस हो गया, स्तनधारी हो गया, मैमल्स हो गया। इनमें क्या आते हैं, रीढ़ की हड्डी आते हैं, ठीक है। और इनको, और रीढ़ की हड्डी किन पे नहीं आती है, इन पे अमीबा, प्रोटोजोआ, फेरिफोरा हो गया, ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया, हेल्मिथेन्स हो गया, एनिलिडी, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकाइनोमेटा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि जो जंतु जगत है उसे दो भागों में वो वर्गीकृत किया गया है। एक वो हो गए जिन पे रीढ़ की हड्डी होती है, एक वो हो गए जिन पे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रोटोजोआ, अमीबा, फोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, हेल्मिथीस हो गया। और रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है उनमें मैंने आपको बता दिया क्या, उनमें स्तनधारी जीव हो गए, ठीक है, मैमल्स, अवीस हो गया, पाइसेस हो गया, ठीक है, एम्बियंस हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीचे, ठीक है। उपरोक्त सभी जंतुओं को उनके निवास स्थान के आधार पर निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। इन जंतुओं को इनके निवास स्थान जहां ये रहते हैं उसके आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आपको पता है थलचर, जलचर, नभचर, ठीक है। जो थल में चलते हैं थलचर, जो जल में चलते हैं जलचर, जो नभ में उड़ते हैं नभचर, ठीक है। थलचर में देखो गाय, बकरी, कुत्ता, आदमी आदि, ये किस में आते हैं, ये थलचर जीव होते हैं, ठीक है, जो जमीन में चलते हैं थलचर में, ठीक है। कौन कौन से चलते हैं थल में, गाय, बकरी, कुत्ता, आदमी आदि। जल में मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि, ठीक है। जलचर कौन हो गए, ये हो गए मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। नभचर क्या क्या हो गए, पक्षी, सूक्ष्म जीवाणु आदि। नभचर क्या क्या हो गए, पक्षी तो है ही, एवं इसमें सूक्ष्म जीवाणु आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, किसमें, नभचर में। तो अब बात करते हैं क्या, मैन मेड एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। इससे पहले हमने क्या, वनस्पति जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया है, एक जिनमें फूल लगते हैं वो, एक जिनमें फूल नहीं लगते वो, एक फ्लावरिंग प्लांट, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। वही जंतु जगत को भी 2 आधार पर बांटा गया था, ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी वाले जंतु, एक रीढ़ की हड्डी नहीं वाले जंतु, ठीक है। अब बात करते हैं मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको पता है कि मनुष्य समाज में रहता है, उसकी सभी आवश्यकताओं का संचालन समाज द्वारा होता है, ठीक है। उसका रहन सहन, खाना पीना, ठीक है, बोलना चाहना सारा किस में होता है, समाज में होता है। तो इसलिए वो क्या है, एक विवेकशील प्राणी होते हुए सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, ठीक है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज समूह बनाकर रहता है। देखो बोल दिया ना कि जो अपनी आवश्यकता होती है मनुष्य की, आपको पता है उसकी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, ठीक है। उसकी जो नीड्स है उनकी कोई सीमा नहीं है, उसकी नीड्स अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो साधन है वो सीमित है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, एवं उन सीमित साधनों के क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। तो देखो वह क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से करता है, समाज में रहकर करता है। मानवीय संबंधों के फलस्वरूप निर्मित समूह के अंतर्गत सामाजिक समूह, संगठन, समाज, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक संस्थाएं आदि आते हैं, जो जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। साथ ही व्यक्ति के सामाजिकरण करने की सहायता में मानव निर्मित पर्यावरण निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। जो मनुष्य की सहायता कर सामाजिकरण करने में सहायक होते हैं, उसमें मानव निर्मित पर्यावरण को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, वो ये सौंदर्यात्मक हो गया, और क्या हो गया, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, ठीक है। सभी को एक एक करके लेते हैं, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, पहले सामाजिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सोशल पर्यावरण क्या कहता है, देखो सामाजिक पर्यावरण को 2 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोला कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। कितने, 2 टाइप्स हो सकते हैं, 2 प्रकार हो सकते हैं। एक मुक्त सामाजिक पर्यावरण, दूसरा नियंत्रित सामाजिक पर्यावरण। तो चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से मुक्त सामाजिक पर्यावरण उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसके विकास में क्या माना जाता है, जो मुक्त सामाजिक पर्यावरण माना जाता है, ये क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। जबकि नियंत्रित पर्यावरण उतना उपयोगी नहीं होता है। देखो मानव के जो व्यक्तित्व का विकास करता है मनुष्य में, उसमें क्या उत्तम माना जाता है बोल रहा है, उसमें माना जाता है बोल रहा है ये
मुक्त सामाजिक पर्यावरण क्या माना जाता है, बेटर माना जाता है, बच्चे अच्छा माना जाता है। और जो नियंत्रित पर्यावरण है उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, कैसे, कक्षा शिक्षण का वातावरण भी मुक्त होना चाहिए। जो हमारा कक्षा है, ठीक है, जहाँ पढ़ाई होती है, कक्षा कक्ष, उसका भी वातावरण कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, जिसमें बालक अधिक सीखता है। देखो, मुक्त पर्यावरण होगा तो बालक उसमें क्या करेगा, ज्ञान का अधिक अर्जन करेगा, अधिक सीखेगा। ठीक है, और उसकी क्षमताओं का समुचित विकास होगा। जो बालक की क्षमताएं हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, उसका क्या होगा, उसका एक समुचित विकास होगा। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य अपने सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करने में पूर्ण प्रयास करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है अपने को पर्यावरण से समायोजन करने का पूर्ण प्रयास करता है, अपने को पर्यावरण के अनुसार ढालने का क्या करता है, पूर्ण प्रयास करता है। और क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास भी करता है। ठीक है, समाज की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, समाज की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो समाज है, जो समाज में लोग रहते हैं, अलग अलग समाज होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन एक समाज की अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है। दूसरी समाज की अपनी दूसरी भाषा हो सकती है, या विभिन्न समाज की एक जैसी भाषा हो सकती है। ठीक है, किसी भी समाज में जन्म लेने वाले बालकों पर उस समाज का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज का प्रभाव पड़ता है। देखो, ठीक बोल रहा है कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। देखो, बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा, उसका परिवेश जैसा होगा, ठीक है, वो अच्छा वातावरण में रहेगा तो वो एक उसका क्या होगा, अच्छा व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है, जो एक अच्छी सोसाइटी होगी। ठीक है, जो एक अच्छी सोसाइटी मतलब कि आप बोल सकते हो सहयोगात्मक, प्रेमपूर्ण, व्यवहारात्मक, ईमानदारी सोसाइटी होगी, वहां का बालक भी क्या होगा, वैसे ही होगा। क्यों, उस पर उसका क्या, पर्यावरण का, उसका वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि बालक उच्च कोटि स्तर के समाज में जन्म लेता है तो उसका स्तर भी स्वाभाविक रूप से उच्च कोटि होगा। क्या बोल रहा है, अगर बालक ने उच्च कोटि समाज में जन्म लिया होगा तो स्वाभाविक है कि बालक का भी स्वरूप जो स्वाभाविक होगा वो कैसा होगा, उच्च कोटि का होगा। यदि बालक निम्न कोटि के स्तर वाले समाज में जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, स्तर भी निम्न कोटि होता है। ठीक है, बालक उच्च कोटि समाज का होगा तो उसका भी स्तर उच्च कोटि का होगा। ठीक है, उसके भी विचार, उसके भी जो आदतें हैं उच्च कोटि की होंगी। और जो निम्न कोटि का बालक है तो उसके विचार निम्न कोटि के हो गए, और उसके जो आदत होगी, उसकी हैबिट्स होगी, वो क्या होंगी, निम्न कोटि की होती है। इसलिए क्या होता है, बालक के विकास में जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज का भौतिक पर्यावरण जिसमें आवास, मनोरंजन साधन, उद्योग धंधे आदि आते हैं। देखो, समाज का भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, आवास हो गया जिसमें मनुष्य रहता है, रहने का स्थान, मनोरंजन जिससे वो क्या करता है, मनोरंजन करता है। ठीक है, उसके साधन, उद्योग धंधे जहाँ क्या होते हैं, उद्योग धंधे मतलब इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्री होगी जहाँ से उसका इकोनॉमिक माध्यम है जो उसका, ठीक है, जहाँ से देश का विकास हो रहा है, उसका आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही है, वो उद्योग धंधे हो गए। ठीक है, यह सब बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, कलात्मक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं, बालक की शारीरिक हो गया, ठीक है, उसके शरीर, शारीरिक संबंधी क्रियाएं, शरीर संबंधी क्रिया, उसकी मस्तिष्क मानसिक संबंधी क्रियाएं, उसके चरित्र संबंधी क्रिया, उसकी संवेगात्मक संबंधी क्रिया, कलात्मक एवं भौतिक विकास को प्रभावित करते हैं। भौतिक संसाधन समाज में रहन सहन का स्तर को ऊंचा नहीं उठाते बल्कि व्यक्ति के विकास को भी बढ़ाते हैं। देखो, जो भौतिक संसाधन है वो केवल व्यक्ति के रहन सहन का स्तर को ही नहीं ऊंचा उठाते बल्कि व्यक्ति के विकास को भी क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यदि भौतिक संसाधनों का अभाव होता है तो कुंठा और हीनता की भावना विकसित होती है। क्या बोल रहा है, अगर भौतिक संसाधनों की अभाव होगी तो वहां क्या, कुंठा जैसी, हीनता जैसी भावनाओं की क्या होगा, विकास होगा। समाज के आदर्श, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, शिष्टाचारों पर व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो समाज के आदर्श होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, चारित्रिक मूल्य होते हैं, शिष्टाचारों का व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक क्या होता है, विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका ही समाज पे क्या पड़ता है, आदर्शों पर, समाज के आदर्शों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बिहेव एजुकेशन शुभकार, मेरा भी उद्देश्य क्या है, आपके व्यवहार को शिक्षा के माध्यम से परिवर्तित करना। ठीक है, आप एक उच्च कोटि के, आपके आदर्श, आपके मूल्य, आपके विचार, आपके चरित्र, आपके शिष्टाचारों में क्या हो, परिवर्तन हो, जिससे आप आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य को क्या हो सके, पूर्ण तरह मजबूत हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज के सांस्कृतिक पर्यावरण जिसमें उस समाज की मान्यताएं, कलाएं, संगीत, कला, रीति रिवाज, प्रथाएं, त्योहार आदि आते हैं, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि उस समाज की संस्कृति प्रगतिशील है तो विकासशील है तो उस समाज के लिए व्यक्तियों का बौद्धिक और मानसिक विकास समुचित ढंग से होगा और अधिकांश व्यक्ति प्रभावशाली होंगे।
आगे बात कर लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज का अपना परिवेश होता है। देखो जो मैंने बताया इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक समाज का क्या है, अपना एक क्या होता है, परिवेश होता है, जिसमें उसमें रहने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, जिसमें उसमें रहने वाले व्यक्तियों का क्या होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है, और यह उसके सद्गुणों और अवगुणों के रूप में परिलक्षित होता है। ये उसके क्या, अच्छे गुण और बुरे गुण, ठीक है, सकारात्मक है नेगेटिव, ठीक है, उसके जो सद्गुण और अवगुण है उससे क्या होता है, परिलक्षित होता है। सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति सामाजिक पर्यावरण को ही व्यवस्था प्रभावित करता है, इसलिए उसमें यथोचित परिवर्तन एवं परिमार्जन करता रहता है, ठीक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि समाज में जो व्यक्ति रहता है उसके समाज, उसके परिवेश के हिसाब से उसका विकास होता है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है, उसमें उसके समाज के हिसाब से सद्गुण एवं अवगुणों का क्या होता है, विकास होता है, जो उसके क्या करता है, चरित्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा ये है कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्य के विकास में सांस्कृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस प्रकार क्या होता है कि उसके सामाजिक पर्यावरण में उसका क्या होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार इसका सांस्कृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानवीय शक्तियों, मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जो हमें चारों ओर से प्रभावित करती हैं, संपूर्ण व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। क्या बोल रहा है, देखो देखो ध्यान से सुनना, मानवीय शक्तियों मतलब मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर, जो मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्हें छोड़कर जो हमें चारों ओर से प्रभावित होती है, संपूर्ण व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अथवा संस्कृति दशाओं द्वारा निर्मित परिवेश को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं, जिसका जन्म मनुष्य और प्रकृति में आपसी संबंधों के कारण ही होता है। व्यक्ति स्वयं ही इस पर्यावरण का क्या है, जन्मदाता है। क्या बोल रहा है, पर्यावरण जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, व्यक्ति इसका स्वयं ही क्या है, क्रिएटर है, जन्मदाता है, ठीक है, इसका पिता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मानव निर्मित वस्तु जैसे क्या, कला, भाषा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, यंत्र, उद्योग, धंधे, प्रौद्योगिकी, नैतिकी आदि आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं, कला होगी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, भाषा मनुष्य द्वारा निर्मित है, धर्म मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, दर्शन मनुष्य द्वारा है, विज्ञान मनुष्य द्वारा ही उसका विकास हो रहा है, यंत्र मनुष्य द्वारा बनाए जा रहे हैं, उद्योग धंधे सब ये प्रौद्योगिकी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा, ठीक है। इसका क्रिएटर कौन है, मनुष्य है, ठीक है। लैंडिस महोदय हैं, ये क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, लोकाचार, प्रथाएं, कानून, प्रौद्योगिकी तथा व्यवहार के प्रतिमान आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभव द्वारा सामाजिक संपर्क के कारण सीखता है। लैंडिस महोदय क्या बोलते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके अंदर क्या आता है, धर्म आता है, नैतिकता आता है, लोकाचार आता है, प्रथाएं, कानून, प्रौद्योगिकी तथा व्यवहार के प्रतिमान आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों द्वारा सामाजिक संपर्क के कारण ही सीखता है और उनके अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करता है, और इनके अनुरूप क्या करता है, अपने को ढालने की क्या करता है, कोशिश करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों से, एक समूह से दूसरे समूह तक, एक समाज को दूसरे समाज तक पृथक करता रहता है। इसलिए प्रत्येक समाज, देश, सांस्कृतिक पर्यावरण में भिन्नता होती है। इसमें इसके समय के साथ साथ परिवर्तन, परिमार्जन एवं संशोधन होता रहता है। क्या बोल रहा है, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है इसमें क्या होता है कि ये दर पीढ़ी दर क्या होती है, हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब कि दर पीढ़ी, और इनमें क्या होता है, इसके समय के अनुसार इसमें क्या होता है, परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है। सांस्कृतिक पर्यावरण को निम्नलिखित तत्व होते हैं। देखो सांस्कृतिक पर्यावरण के आप निम्नलिखित तत्व हैं। देखो पहला क्या है, मानव की जाति एवं प्रजातियां, ठीक है, मानव और जाति की प्रजातियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्धारण में प्रजातियों की विशेष भूमिका होती है। जो सांस्कृतिक निर्धारण है उसमें प्रजातियों की क्या होती है, विशेष भूमिका होती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। जीव वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, जो प्रजाति है ये क्या है, एक जैविकीय अवधारणा है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहते हैं। देखो प्रजाति किसे कहते हैं, जाति तो आप बहुत बार सुनते हो, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए प्रजाति का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, या आप प्रजाति को किस प्रकार क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बताइए। तो देखो देख लीजिए, ये बहुत ही नॉलेज मतलब बहुत ही छोटी चीजें हैं आपके लिए, ठीक है, इन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रजाति किससे, देखो शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को क्या बोलते हैं, प्रजाति कहते हैं। जैसे नीग्रो हो गया एक प्रजाति है, ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड हो गया, मंगोलिक हो गया आदि, ये प्राकृतिक वातावरण से बहुत कम प्रभावित होते हैं। इसमें शारीरिक लक्षण, वंशानुक्रम, ठीक है,
हेरिडिटी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। देखो जो नीग्रो है, ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलिक है आदि, ये प्राकृतिक वातावरण से बहुत कम प्रभावित होती है। इसमें शारीरिक लक्षण वंशानुगम जो हेरिडिटी है उसके द्वारा पीढ़ी दर क्या होती है, हस्तांतरित, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना हस्तांतरित बोलते हैं। ठीक है, एक प्रजाति के सदस्यों की शारीरिक रचना एक जैसी नहीं हो सकती, परंतु शारीरिक विशेषता एक जैसी होती है। क्या बोल रहा है कि एक प्रजाति की जो सदस्य है उनकी शारीरिक रचना एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का रहन सहन आदतें अलग अलग होती हैं, जिसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। उनकी रहन सहन, खान पान, ठीक है, इनमें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। जातियां और सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, इनका जातियों एवं सांस्कृतिक क्या है, पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे अलग अलग जातियां अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, जो अलग अलग जातियां अलग अलग कार्य करती हैं, कोई कृषि कार्य, कोई पशुचारण कार्य, तो कोई उद्योग व कोई व्यापार संलग्न होती हैं। जैसे आप अगर देखते हैं कि ये जो मुंशारी हो गए, ये ऊपरी जो क्या होते हैं, बुग्याल साइड के लोग होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें आपको पता है कि ये क्या होते हैं, छोटे मोटे लघु उद्योगों में क्या होते हैं, इन पे क्या होती है, हाथ से जो कलाएं की जाती हैं। ठीक है, जैसे निंगाल की क्या बनानी, रस्सी, सूप हो गए, अच्छे अच्छे चेयर्स हो गए, कुर्सियां, मेज, निंगाल द्वारा की एक नई आकृति बनाना। ठीक है, ये भूटिया जाति वगैरह कुछ ऐसे जनजातियां होती हैं जो विशेष चीज़ों को बनाने में क्या होती है, पारंगत होती है। उनकी विशेष चीज़ें क्या होती है, विश्व प्रख्यात होती है। तो कुछ जातियों के आधार पर इनकी क्या होती हैं, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, वही उनके उद्योग व्यापार संलग्न होती है उनकी जातियों के आधार पर। ठीक है, जातियां बहुत मेहनती तो कुछ बहुत आलसी होती है। देखो कुछ जातियां तो बहुत मेहनती होती है, मैंने आपको जो अभी बताया। ठीक है, इनकी क्या होती है, वस्तुएं क्या होती है, विश्व प्रख्यात होती है, ये अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, अपने घरों पे जो क्या होते हैं, निंगाल हो गए, ठीक है, और रस्सी, ये भेकल हो गया, इनकी जो छालें होती हैं, इनके जो लकड़ियां होती हैं, इनके जो अवशेष होते हैं, उनसे क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को निर्माण करते हैं जो विश्व विख्यात होते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनती हैं। ठीक है, और उनकी अच्छी खासी क्या होती है, इनकम भी होती है, और इनकी जो वस्तुएं होती हैं अच्छी खासी टिकाऊदार होती हैं, और अच्छे खासे क्या होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। दूसरा है मानव जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की न्यूनता और अधिकता, ठीक है, दोनों ही सांस्कृतिक पर्यावरण को विकास के लिए सही नहीं है। देखो, न तो अधिक जनसंख्या सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए अच्छा है, न तो न्यून जनसंख्या क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए अच्छा है। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं बता दीजिए। देखो, ज्योग्राफी भी क्लियर कर देता हूं आपको, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग इकाई, ठीक है, प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। स्त्री पुरुष आयु वर्ग का अनुपात, शिक्षा आदि तत्व महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। देखो क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जनसंख्या घनत्व, स्त्री पुरुष हो गया, आयु हो गया, वर्ग हो गया, अनुपात हो गया, शिक्षा हो गया, ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मानव जनसंख्या में। ठीक है, नेक्स्ट बात बोलते हैं, तीसरा है मानव का आवास एवं प्रवास के बारे में। ठीक है, मनुष्य का आवास एवं प्रवास भी किसी समाज, प्रवेश व देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व है, जो उसके भिन्नता आर्थिक कार्यों को प्रभावित करता है। जैसे मनुष्य के कृषि कार्यों पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब कोई किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो वह अपने अनुभव के नए क्षेत्र में पहुंचता है, तो नई कृषि तकनीकियों को विकसित करता है। यूरोपीय किसानों में अमेरिका जाकर अपने अनुभव के आधार पर वहाँ व्यापारिक कृषि, कपास की खेती, डेयरी व्यवसाय आदि अवशासित रूप से विकसित किया। ठीक है, मानव का आवास भी क्या करता है, सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या करता है, एक नया रूप देता है। चौथा है मनुष्य की विभिन्न आदतें। मनुष्य क्या है, विभिन्न आदतों के बारे में। देखो, ये सांस्कृतिक पर्यावरण की संरचना पर मनुष्य की विभिन्न आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे देश विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों के लोगों विभिन्न भोजन होता है, जो उन क्षेत्रों की कृषि को प्रभावित करता है। यूं कहिए कि जिस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु आदि जिस कृषि फसल के लिए उपयुक्त होती है, वही फसल वहाँ का मुख्य भोजन होती है। उदाहरण के लिए बंगाल का एक मुख्य खाद्यान्न चावल होता है, इसलिए बंगालियों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। दूसरी ओर जैसी कृषि में क्या बोला कि आर्य आदत होती है, उसी तरह के खाद्यान्न दूसरी जगह जाकर भी पैदा करने लगता है। जैसे राजस्थान के गंगानगर जिले में हिमाचल प्रदेश के आए कृषक चावल की खेती करने लगे हैं, जबकि इस भाग में पहले चावल की खेती नहीं की जाती थी, ना ही यहाँ पर जलवायु उसके उपयुक्त थी। ठीक है,
मनुष्य की विभिन्न आदतें, क्या बोल रहा है कि जो मनुष्य की विभिन्न आदतें हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण की संरचना में मनुष्य की विभिन्न आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों के लोग क्या करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं। जैसे जहाँ की जलवायु, जहाँ का मौसम, जहाँ की स्थिति, जहाँ की भौगोलिक दशाएं जिस प्रकार होंगी, वहाँ उसी प्रकार का कृषि किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या दे रहा है, बंगाल का एक मुख्य खाद्यान्न चावल है। क्यों है, क्योंकि इसलिए बंगालिया, यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल का एक मुख्य खाद्यान्न चावल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चावल की फसल के उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं, तो इसलिए इनका क्या बन गया, मुख्य खाद्यान्न क्या बन गया, भोजन के रूप में चावल बन गया। ठीक है, दूसरी ओर क्या बोला है, मनुष्य की जो आहारी आदत होती है वह उसी तरह का खाद्यान्न दूसरी जगह जाकर भी पैदा करने लगता है। जो मनुष्य की क्या होती है, आहारी, मतलब जो उसकी खाने, जो उसके पसंदीय भोजन होता है, जिसे वो रोज खाना पसंद करता है, वो जिस स्थान पे जाएगा उस स्थान पर उसी फसल को क्या करेगा, उगाएगा, उसी की खेती करेगा। उदाहरण के लिए क्या दे रहा है, राजस्थान के गंगानगर जिले में हिमाचल प्रदेश से आए कृषक चावल की खेती करने लगे हैं। ठीक है, वो वहां क्या करने लगे हैं, चावल की खेती करने लगे, क्योंकि उनका आहारीय भोजन क्या है, चावल है। लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन पहले चावल की खेती नहीं की जाती थी इस एरिया में। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में पहले चावल की क्या नहीं की जाती थी, खेती नहीं की जाती है। किस लिए की जाने लगी, जो कहाँ से आए, हिमाचल प्रदेश से जो कृषक आए, उनका जो आहारीय भोजन था, चावल था, वो इस राज्य में आके बसे, उन्होंने यहाँ चावल की खेती करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, पांचवा है धर्म, भाषाएं, शासन और प्रणालियों के बारे में चर्चा कर लेते। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण में धर्म, भाषाओं एवं शासन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म के बारे में पहले जान लेते हैं, किस प्रकार इसकी क्या होता है, इंपोर्टेंस होती है। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। इस धर्म के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, आपको पता है। इन धर्मों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, पूजा करने का तरीका अलग। ठीक है, हर चीज इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उस धर्म के लोगों के परिवेश को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाला है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के हर त्योहार किसी न किसी देवता का प्रतीक होता है, और यह मान्यता है कि फसलों के बोने और काटने से पहले किसी देवता की पूजा फसल के प्राकृतिक प्रकोप से बचाती है। देखो धर्म, ठीक है, धर्म, धार्मिक पे आ गए हम अब। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हिंदू धर्म क्या है, अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाला है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, गांधी जी के विचार, अहिंसा परमो धर्मम। ठीक है, गांधी जी ने क्या, मेरे सत्य के प्रयोग, गांधी जी की पुस्तक है मेरे सत्य के प्रयोग। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला है हिंदू धर्म। ठीक है, भारत में हर त्योहार किसी न किसी देवता का प्रतीक है। जो भारत में त्योहार होता है, ठीक है, वो क्या है, जैसे दीपावली। ठीक है, श्री रामचंद्र जी के जब वनवास से जब अपने कहाँ पे लौटे थे, अपने घर वापस लौटे थे। ठीक है, अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस समय क्या दीपावली के मतलब घी के दिए जला गए, तो दीपावली रामचंद्र से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही किसी न किसी देवता से हर त्योहार संबंधित है। और यहाँ तक कि फसलों के बोने और काटने से पहले किसी देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि वो क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को बचाएगी। ठीक है, तो धर्म का ये स्थान होता है पर्यावरण पे। अब भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी समाज, देश एवं राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम वहाँ की भाषा होती है। क्या बोला, किसी समाज, देश एवं राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम वहाँ की क्या होती है, भाषा होती है। इसलिए भाषा सांस्कृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए भाषा जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो देश जितना संपन्न और विकसित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही समृद्ध होगी। क्या बोल रहा है, जो देश जितना ज्यादा संपन्न और विकसित होगा ना, उसकी भाषा भी उतनी क्या होगी, समृद्ध, मतलब मजबूत होगी। ठीक है, क्योंकि समृद्ध साहित्य और उच्च विचारों को एक उच्च कोटि की भाषा ही क्या करती है, अभिव्यक्ति करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत एक क्या था, सर्वमान्य भाषा नहीं थी। भारत में क्या नहीं थी, स्वतंत्रता से पूर्व एक सर्वमान्य भाषा नहीं थी, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उजागर करने लगे, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए। जिन प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रचलन था, उन प्रदेशों में उतना ही सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि भाषा से व्यापारिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक प्रक्रिया सरल हो जाती है। भाषा से क्या हो जाती है, व्यापारिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। ठीक है, भाषा क्या है, इसका माध्यम है। ठीक है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। ठीक है, भाषा इसका क्या है, लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है, एक माध्यम है, जिससे क्या होता है कि
व्यापारियों की भाषा होगी, औद्योगिक में शैक्षिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शासन प्रणालियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शासन प्रणालियां भी किसी देश की सांस्कृतिक पर्यावरण की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शासन प्रणाली पर वहां की संपूर्ण संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, एवं उचित शासन प्रणाली ही उस देश के धर्म, शिक्षा, संस्कृति, साहित्यिक गतिविधियां चहुमुखी विकास करती है। जो अगर जिस देश की जैसी शासन प्रणाली होगी, उच्च शासन प्रणाली होगी, तो वहाँ का धर्म, शिक्षा, संस्कृति, जो यातायात सुविधाएं हैं वो भी क्या होंगी, अच्छी होंगी। वहाँ का क्या होगा, चहुमुखी विकास होगा। जहाँ की शासन प्रणाली अच्छी नहीं होगी वहाँ का कोई विकास नहीं हो सकता। जबकि गलत शासन प्रणाली में इन सबका चहुमुखी विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। ठीक है, अगर गलत शासन प्रणाली होगी तो इन सबका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। देश की अलग अलग सरकारें समय समय पर ऐसी नीतियां बनाती हैं जो नागरिकों को एक निश्चित नियम और रास्ते पर चलने को बाध्य करती हैं। देश में देखो हर 5-5 साल बाद अलग अलग सरकारें आती हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी सरकार बार बार आती है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो सरकारों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देश की अलग अलग सरकारें समय समय पर ऐसी नीतियां बनाती हैं जो नागरिकों के निश्चित नियमों एवं रास्तों पर चलने पर क्या करती हैं, बाध्य करती हैं। अब बात करते हैं तकनीकी ज्ञान एवं शोध के बारे में। तकनीकी ज्ञान एवं वैज्ञानिक शोधों के कारण आज के पर्यावरण का स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। जो तकनीक है, जो ज्ञान है, जो शोध है, उनके कारण आज से पर्यावरण का क्या हो गया, रूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। इनके कारण मानव अपने प्राचीन समय के शिकारी और घुमक्कड़ स्वभाव से निकलकर चंद्रमा तक पहुंच गया है। देखो प्राचीन काल में मनुष्य क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। पत्थर के क्या थे, उसके पास हथियार थे, शिकार करता था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, विज्ञान एवं शोध के कारण वो क्या कहां तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया। चंद्रमा की बात करें तो हमारे क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात आती है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा में पांव रखने वाले। ठीक है, कब, 21 जुलाई 1969। ठीक है, 1969, 21 जुलाई 1969 में, ठीक है, पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर क्या रखे, पांव रखे। ठीक है, आज वो कहां पहुंच गया, चंद्रमा की सतह तक पहुंच गया अपने घुमक्कड़ी स्वभाव से लेकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों ने ही पर्यावरण की काया पलट दी है। जो इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार है इन्होंने क्या कर दी, पर्यावरण की क्या कर दी, काया पलट दी है। वर्तमान में घर बैठे ईमेल, ठीक है, पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान हजारों मील दूसरा पहुंच जाता है। देखो ऐसी तकनीक आ गई है, मोबाइल फोन। ठीक है, पहले जमाने में पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, आज पत्र लिखोगे तो आज लिखने के बाद आज से 15 दिन बाद पत्र पहुंचता था, 20 दिन बाद पत्र पहुंचता था। फिर वो पत्र को पढ़ेगा, उसको लिखेगा, फिर उसको भेजेगा, उसके बाद 15 दिन उसे यहाँ आने में लगती थी। आज से जाने में 15 दिन, 20 दिन, आने में 15 दिन या 1 महीना। मतलब एक पत्र का जवाब और रिप्लाई आने में पूरा 1 या 2 महीना बीत जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। विज्ञान, तकनीक, ज्ञान, शोध ने ये सब परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट पलक झपकते 1 सेकंड में आप SMS करोगे, एक दूसरे महादेश पहुंच जाएगा और वही पलक झपकते उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मौसम संबंधी विभिन्न घटनाएं आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, आज मौसम कैसा है, बारिश होगी या नहीं होगी, आज धूप है या नहीं है। तो ये सब क्या है, विज्ञान का क्या है, कमाल है। ये सब क्या है, विज्ञान का आविष्कार है। ठीक है, तो पर्यावरण पे इसका क्या है, महत्वपूर्ण क्या पड़ रहा है, स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आवास, संचार एवं परिवहन के बारे में। बढ़ती हुई जनसंख्या, आपको पता है भारत में क्या हो रही है, बढ़ती हुई बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किसके बाद, चीन के बाद। लेकिन अब चीन को पीछे छोड़ने वाला है भारत। आने वाले समय में भारत के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। ठीक है, चीन के पास तो है अभी, लेकिन आने वाले समय में किसके पास हो जाएगी, भारत के पास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश का भूदृश्य नित्य नवनिर्मित बस्तियां, औद्योगिक कारखाने, व्यापार, घर, मिलों, शिक्षालयों, कार्यालयों और सभाघरों आदि में उनमें संचार परिवहन व्यवस्थाओं के कारण एकदम बदल गया है। इनमें सबके कारण कृषि भूमि कम हो रही है। इसलिए ब्रूस ने ग्रह और मांगों के अनुपात पर प्रयोग कहा है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से ये उत्पादन में विशेषकर सहायक होते हैं। संचार में यातायात साधन उपरोक्त सभी जोड़कर पर्यावरण को भी क्या करते हैं, अधिक उत्पादन बना देते हैं। तीसरा बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक पर्यावरण व्यक्ति, समाज और देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। वह
व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र के विकास से जुड़ी वह दशा जो विभिन्न इसकी कार्यक्षमता, उत्पादनशीलता को प्रभावित करती है। औद्योगिक विकास और तकनीकी विकास से आर्थिक समृद्धि आती है और व्यक्ति के जीवन शैली और विकास को सोचने ढंग में बदल जाता है। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत रोजगार के अवसर, ठीक है, आय के साधन, क्षेत्र में आर्थिक आधार, कृषि, व्यापार, उत्पादन, उद्योग धंधे, समाज, देश की अर्थव्यवस्था आदि आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश व राष्ट्र का आर्थिक स्थिति दूर या दूसरे व्यक्ति, समाज, देश व राष्ट्र से अलग होती है। प्रत्येक देश का आर्थिक पर्यावरण दूसरे देश के आर्थिक पर्यावरण से अलग होती है। जो देश के विकसित हैं उनका आर्थिक पर्यावरण सुदृढ़ है और जो देश अविकसित हैं उनका जो आर्थिक पर्यावरण है वो क्या है, उन्हीं देश के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर्थिक पर्यावरण के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, पर्यावरण का जो इकोनॉमिक पे क्या महत्वपूर्ण योगदान है वो बता दिया। अब बात करते हैं सौंदर्यात्मक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, मन मोह लेता है। ठीक है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो क्या करता है, हर व्यक्ति को क्या करता है, उसके मन को मोह लेता है, उसको आकर्षित करता है और उसे क्या करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। उसे क्या करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। पर्यावरण की वह सब दशाएं जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित ऐतिहासिक भवन, पर्यटकों, लाल किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ठीक है, जो ऐतिहासिक भवन है, ठीक है, धार्मिक स्थल, ठीक है, जो वास्तु कलाकृतियां होंगी की सुंदरता को, जो क्या धार्मिक स्थल है, सूर्य मंदिर, नाग मंदिर हो गए, ठीक है, बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर हो गए, ठीक है, और क्या हो गया हमारे देखो अक्षरधाम मंदिर, आप दिल्ली पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनावट है, इसके अंदर इतनी अच्छी कलाकृति एवं इसकी वास्तुशिल्प कारिता है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सौंदर्यात्मक पर्यावरण हर व्यक्ति के क्या मन को मोह लेती हैं। अजंता की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, बहुत ऐसी ऐसी क्या है आकृतियां हैं, ऐसी ऐसी क्या है वास्तु कलाकृतियां हैं जो मन को मोह लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सौंदर्यात्मक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण के प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दो प्रकार में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा गया है, अबायोटिक पर्यावरण और बायोटिक पर्यावरण। अबायोटिक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, क्या हो गए, जैसे क्या हो गए, वायु हो गई, ठीक है, वायु हो गया, प्रकाश, ताप, ठीक है, और जैविक पर्यावरण जिनमें जीवन है, ठीक है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ठीक है, ये जैविक के अंतर्गत। ठीक है, अजैविक को भी क्या तीन भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, स्थल मंडल में मैंने आपको क्या बताया, स्थल मंडल में मैंने पर्वत हो गया, पर्वत को ब्लॉक पर्वत, फूल पर्वत और वेलकोनो पर्वत। ठीक है, पठार मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या बताया कि एनुअल माउंटेन पठार हो गया, कॉन्टिनेंटल पठार हो गया, लावा पठार हो गया। ठीक है, उसी में महाद्वीप हो गया। ठीक है, जो हमारा स्थल मंडल है इसमें महाद्वीप मैंने 7 महाद्वीप बताए। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये मैंने बताया। मरुस्थल बताए, ठीक है, थार का मैंने 2-3 मरुस्थल बताया था, ठीक है, और दक्षिण का पठार बताया था। ठीक है, ये मैंने मरुस्थल आपको बताए थे, रेगिस्तान वगैरह जो मैंने आपको पीछे बताया था वो मरुस्थल पे बताया था। ठीक है, बहुत बड़ा भूभाग जहाँ पे क्या होता है, पानी अल्प मात्रा में होता है और क्या होता है, बालू के कण से भरा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वनस्पति और आबादी का क्या पाया जाता है, अभावता पाई जाती है। ठीक है, मैदान मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्लैट मैदान होगी, ठीक है, अंडुलेटेड हो गए, राउंडेड हो गए और डिस्केटेड हो गए। ठीक है, वहीं क्या बताए, इनलैंड प्लेन हो गए, कोस्टल प्लेन हो गए। ठीक है, डायस्ट्रोफिक हो गए, इरोजनल हो गए और क्या हो गया, डिपोजिशनल मैदान हो गए। ठीक है, मिट्टी मैंने आपको बताया, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, 3 प्रकार बताए। और विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ किस मिट्टी को बताया मैंने, काली मृदा क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। सेल मैंने बताए, ठीक है, आग्नेय सेल इन्हें क्या बोला जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। अवसादी सेल इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है, रूपांतरित सेल इन्हें क्या बोला जाता है, कायांतरित सेल कहा जाता है। ठीक है, वहाँ जो जलमंडल है, जलमंडल को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। मैंने बताया महासागर हो गया, सागर हो गया, नदियाँ, झीलें, प्रताप। ठीक है, महासागर में प्रशांत महासागर बताया, ठीक है, 5 महासागर बताए थे मैंने। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, सागर में मैंने भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर और बाल्टिक सागर आदि बताए थे। नदियों में मैंने 5 बड़ी नदियां बताई, अमेजन नदी, ठीक है, नील नदी, ठीक है, मिसिसिपी नदी, यांग टिकिशांग, ठीक है, ओबी हो गया, वांगो हो गया, गंगा नदी। ठीक है,
तो ये मैंने आपको 5 नदियाँ बताई थी। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? अमेजन नदी कहाँ है, नील नदी कहाँ है, मिसिसिपी नदी कहाँ है, यांग टिकिसियांग कहाँ है, ओबीसी वांगो एंड गंगा नदी। गंगा नदी तो भारत में ऐसे भी बता देंगे। और बाकी कोई बताओ मुझे ये कहाँ है? तो इनकी स्थिति क्या है? अमेजन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है। 6,750 मीटर की क्या है लंबाई है, ठीक है। नील नदी अफ्रीका में है 6,670 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका में है 5,470 मीटर, ठीक है। वहीं यांग टिकिसियांग कहाँ पे है? यांग टिकिसियांग चीन में है, ठीक है। चीन में है, इसकी लंबाई 5,470 किलोमीटर, ठीक है। ओबीसी रूस में है 5,100। ओबीसी कहाँ है? रूस में है 5,150 किलोमीटर, ठीक है। वहीं गंगा नदी आपको पता है भारत में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2,655 किलोमीटर, ठीक है। 2,655 किलोमीटर। विश्व में कितना स्थान रखती है? 31वां स्थान रखती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? जलमंडल के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में? अब बताता हूँ तीसरा पार्ट है जो अजैविक पर्यावरण है, उसका तीसरा पार्ट है वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल के बारे में। इसमें क्या क्या आता है? मैंने आपको वायुमंडल की 5 परतें बताई, ठीक है। वायुमंडल में शुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल, ठीक है। अधोमंडल, शुभ मंडल को क्या बोलते हैं? अधोमंडल। सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, ठीक है। बादल गर्जना, ठीक है, आंधी तूफान वर्षा का होना सभी इसी में होते हैं, ठीक है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर भाग में पाया जाता है। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 16 किलोमीटर। अगर ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? समताप। सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, ठीक है। ये हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं समताप मंडल में, इसलिए हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। याद रखना। स्ट्रोफोस्फीयर, ठीक है। समताप मंडल क्या है? इसकी शुभ मंडल से इसकी ऊंचाई क्या है? 50 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या है? ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोकती है, जिससे अनेक क्या होते हैं? शारीरिक रोग होते हैं। जो त्वचा संबंधी रोग किससे होते हैं? ओजोन परत से जो सूर्य से आने वाली क्या होते हैं? पराबैंगनिक किरणें होती हैं, उससे क्या होती है? अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी रोग होते हैं। उन पराबैंगनिक किरणों को कौन रोक रहा है? ओजोन परत रोकता है, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पे आ जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। इस मंडल के ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? इस मंडल के ऊपरी सीमा को मीजोपॉज बोलते हैं। मीजोपॉज किस मंडल के ऊपरी सीमा को मीजोपॉज बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मीजोपॉज बोलते हैं, ठीक है। मीजोपॉज बोलते हैं। मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल, ठीक है। मध्य मंडल से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल होता है, ठीक है। इसमें धनावेशित एवं ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करके दूर संचार को सुगम बनाया जाता है। दूर संचार उपग्रह टेल कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इसी मंडल में है, ठीक है। टेल सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस में है? आयन मंडल में है। और लास्ट जो है वो है बाह्य मंडल, ठीक है। ये कहाँ है? आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल होता है। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है। यह वातावरण की सबसे बाहर की परत होती है। इसकी ऊपरी सीमा कितनी ऊंचाई तक होती है? आज तक इसका क्या पता नहीं लगा है, अनुमान नहीं लगा है। तो अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में, ठीक है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। मनुष्य के व्यक्तित्व, व्यवहार, संवेग, आवेग, रुचियां, अभिरुचियां, मानसिक क्षमता में वृद्धि एवं दृष्टिकोण आदि से निर्मित पर्यावरण मनोवैज्ञानिक पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य के विकास में उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो मनुष्य का जो क्या है विकास है, उसमें उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसमें क्या क्या आता है? मनुष्य का व्यक्तित्व, व्यवहार, संवेग, आवेग, रुचियां, अभिरुचियां, मानसिक क्षमता, बुद्धि एवं दृष्टिकोण आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या थे? सामाजिक मैन मानव निर्मित पर्यावरण के क्या थे? प्रकार थे, ठीक है। 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। इसके क्या किसके? मैंने 5 पर्यावरण आपको बता दिए, 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। किसके? मैन मेड एनवायरनमेंट के मैंने आपको 5 पर्यावरण प्रकार बता दिए हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? 5 प्रकार, इसके 5 टाइप कौन कौन से हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण और क्या है? मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, ठीक है। ये मैंने आपको बताते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व एवं आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण ही जीवन का आधार है। पर्यावरण ही क्या है? जीवन का आधार है। हमारे पृथ्वी में क्या है? अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसके बिना क्या है? जीवन संभव नहीं है, ठीक है। पर्यावरण नहीं होगा तो गैसें नहीं होंगी, हवा, ऑक्सीजन, पानी, जल, पेड़ पौधे, ये सभी नहीं होंगी। ये सभी क्या
है, पर्यावरण में सम्मिलित हैं, जो जीवन के लिए क्या है क्या है अत्यंत आवश्यक है। यह हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घेरे हुए हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से घेरे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से घेरे हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से जैसे पेड़, ठीक है, पौधे, ठीक है, ये भूमि, जल, ये प्रत्यक्ष रूप से, और जो दिखती नहीं है अप्रत्यक्ष, हवा, ऑक्सीजन गैसें वगैरह क्या है आदि, ये अप्रत्यक्ष रूप से घेरे हुए हैं। ठीक है, वायु और पानी के अभाव से अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है। देखो, अन्य ग्रहों पर क्या है, वायु और पानी का अभाव है तो वहां जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ की क्या 70% भाग पर क्या है पानी है, 70% भाग पे क्या है जल है, और 30% भाग पे क्या है थल है। पानी और वायु की अच्छी उपलब्धता के कारण है इस ग्रह में क्या है जीवन है। पर्यावरण में सृष्टि के अजैविक और जैविक तत्व विद्यमान है। पर्यावरण में जो सृष्टि के क्या है अबायोटिक एंड बायोटिक तत्व क्या है, फैक्ट क्या है विद्यमान है। तो फैक्ट क्या है विद्यमान है, ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन सभी तत्व अवयवों की आसानी से निर्भरता से प्रकृति जगत चलता आ रहा है। इन तत्वों के असंतुलन उत्पन्न होता है तो जीवन क्या होता है संकटमय हो जाता है। देखो, इन तत्वों के क्या होगा, इनमें असंतुलन होगा, ये डिसबैलेंस होंगे तो जीवन क्या होगा संकटमय होगा। स्वच्छ खुशी जीवन के लिए स्वच्छ उच्च गुणवत्ता वाला पर्यावरण आवश्यक होता है। स्वच्छ जीवन के लिए, अच्छा जीवन के लिए अच्छा पर्यावरण भी क्या होना चाहिए उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये सभी तत्व जो चारों ओर से घेरे हुए हैं हमारा पर्यावरण कहलाता है। इनमें उपभोग के विषय में वेदों में कहा गया है यह समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है, ठीक है, और इस जगत में जो कुछ भी है उसका त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए। हमें किसी का लालचपूर्ण प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी के धन का लालच करना चाहिए। क्या विषय वेदों में कहा गया है, ठीक है, यह समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है। यह समस्त संसार किससे व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है। इस समस्त जगत में जो कुछ भी है उसका त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए। इसमें जो कुछ भी है इस संसार में उसका क्या करना चाहिए त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए। हमें किसी का लालचपूर्वक प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी के धन का लालच करना चाहिए, ठीक है, यही विषय वेदों में कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या बोला कि प्राचीन काल से पर्यावरण की कल्पना मानव के मन में थी। पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने पर्यावरण के तत्वों की विवेचना करते हुए इनके संरक्षण, विकास और सुरक्षा की विवेचना की। उन्होंने इनके बहुत अधिक उपयोगी उत्पन्न संकटों की विवेचना की। सृष्टि के 5 भौतिक पदार्थ अग्नि, सूर्य ऊर्जा, आकाश, वायु, पृथ्वी, मिट्टी एवं जल के अन्य तत्वों की रचना हुई। यहाँ पर मानव शरीर भी इन्हीं 5 पदार्थों से बना है। किससे बना है 5 तत्वों से। क्या क्या है, भूमि, जल, और क्या है भूमि, जल, कोई बताए, आग, वायु, ठीक है, भूमि, इसे भगवान बोलते हैं, संक्षिप्त में भगवान बोलते हैं, भगवान। भ से भूमि, गौ से गगन, और भ गौ व से वायु, नौ से क्या नीर मतलब जल, भगवान नौ, ठीक है, जल, अग्नि, ठीक है, ये क्या है देखो आकाश, वायु, पृथ्वी, मिट्टी एवं जल अन्य तत्वों से रचना हुई है। यहाँ तक मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और मृत्यु के पश्चात सभी पदार्थ अपने आप मिलकर विलीन हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात सभी तत्व अपने आप क्या हो जाते हैं मिलकर विलीन हो जाते हैं। इन सभी पदार्थों का पर्यावरण में अपना विशेष महत्व है क्योंकि ये जीव जगत का निर्माण करते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव में सभी क्रियाएं एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सभी पदार्थों को पर्यावरण में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित आवश्यक है। इन सभी पर्यावरण पदार्थों को पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एवं अन्य खगोलीय नक्षत्रों का प्रभाव आज भी स्वीकार किया जाता है एवं इनको श्रद्धा से पूजा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन पदार्थों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। तो ठीक है, ये हमारी किसका महत्व है, पर्यावरण का महत्व है। ठीक है, अब ले लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण के 2 मुख्य घटक कौन कौन से बताए थे, अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक। ठीक है, अबायोटिक में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अबायोटिक में बताया था स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, स्थलमंडल में पर्वत, पठार हो गए, मैदान, महाद्वीप हो गए, और जलमंडल में क्या हो गए, महासागर, महासागर हो गए, समुद्र हो गए, सागर हो गए, नदियां होगी, झीलें होगी। ठीक है, वहीं वायुमंडल में क्या बताए थे मैंने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल,
बाह्य मंडल। ठीक है, याद रखना। पर्यावरण का संगठन बताइए। देखो पर्यावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत, 0.03%। ठीक है, अन्य गैसें लगभग 1% है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में, स्थल मंडल बता दिया था, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। शुभ मंडल या अधुमंडल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं। पृथ्वी से कितना, 16 किलोमीटर ऊपर, और ध्रुव और भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर। ठीक है, समताप मंडल जहां समान तापमान रहता है। ठीक है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर, शुभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर, जहां पे क्या हवाई जहाज उड़ने का क्या होती है, उपयुक्त दशाएं होती हैं। मध्य मंडल, ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक है, वह आयन मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गए। ठीक है, पर्यावरण के जलमंडल के घटक कौन कौन से हैं, मैंने बताया। महासागर कितने, 5। ठीक है, महाद्वीप कितने, 60। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर मैंने प्रशांत महासागर बताया। समुद्र हो गया, नदियां, झीलें, प्रपात, भूमिगत जल, कुएं, नलकूप आदि। ठीक है, स्थलमंडल के घटक कौन कौन से हैं, पर्वत। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 किलोमीटर, जिसकी मैंने आपको क्या बताई थी, लंबाई बताई थी। कितना बताया था, 8,848 मीटर। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कंचनजंगा बताया था। ठीक है, याद रखना। फिर क्या बोल रहा है, पठार हो गया। ठीक है, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी। मिट्टी कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन से बताई थी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। सेल भी 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, महाद्वीप कितने बताए, 7 बताए। सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया था। ठीक है, याद रखना। वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं, वायुमंडल के घटक जान लेते हैं। सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता एवं वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम आदि क्या है, वायुमंडल के घटक होते हैं। ठीक है, जलमंडल कितने प्रकार का होता है, जलमंडल 2 प्रकार का होता है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। ठीक है, और कौन कौन सी गैसें धरती पर जीवमंडल की सूर्य से प्राप्त दैनिक किरणों की रक्षा करती है, तो ओजोन। ठीक है, ओजोन परत मैंने आपको बताया। ठीक है, समताप के ऊपर वाले भाग में रहता है ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपने कितना सीखा। ठीक है, कोई भी बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है, पर्यावरण कहते हैं। किसकी परिभाषा है, देखो किसकी परिभाषा है, कोई बताइए मुझे, किसने ये परिभाषा दी थी, मैंने पहले भाग में बताया है आपको, किसने दी थी ये परिभाषा, तो ये रॉस महोदय ने परिभाषा, उनकी डेफिनेशन है। किसकी, रॉस महोदय की डेफिनेशन से कोई भी बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी के जैविक भाग को क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवमंडल को कहते हैं। पर्यावरण डॉट 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 और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो पर्यावरण, परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और वायुमंडल में अभी बताया मैंने 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन है। जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किसने किया था, वन्यडस्की ने किया था, वन्यडस्की ने किया था। ठीक है, जैवमंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग वन्यडस्की ने किया था। पृथ्वी पर स्तर और जल का अनुपात कितना है, 3:7। कितना है, 3:7 है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी पर स्तर और जल का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, पृथ्वी के डॉट 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 तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तक का इनर कोर पे होता है। ठीक है, आंतरिक सतभाग में तापमान कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी के आंतरिक सतभाग, अंतर वाला जो सतभाग होता है, इनर कोर कहते हैं जिसे, वहां पर टेम्परेचर कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, संचार उपग्रहों को स्थापित किया गया, किसमें, मैंने बताया संचार उपग्रह किसमें, आयनमंडल में स्थापित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धनावेशित एवं ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, जिसलिए इसे आयनमंडल कहते हैं। और दूर संचार माध्यम, ठीक है, सैटेलाइट इसी मंडल में क्या है, स्थापित है। ओजोन परत डॉट 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 किसके ऊपर है, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर क्या है, ओजोन परत है। ठीक है, भारी रेत से बने एक बड़े भाग को क्या बोलते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है, भारी रेत से बने जहाँ पे क्या होती है, पानी या जिसमें जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, जीवन और आबादी यहाँ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पानी की अल्पता है, पानी कम मात्रा में है, पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। ठीक है, काटीनुमा पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी होते हैं पानी के अभाव के कारण। ठीक है, बादल, वर्षा आदि, तूफान आदि किसमें, अधोमंडल। ठीक है, सर आप बोलोगे आपने अधोमंडल, यहाँ शुभ मंडल है, शुभ मंडल को ये अधोमंडल बोलते हैं। ठीक है, अधोमंडल का ही नाम क्या है, शुभ मंडल। बादल, वर्षा आदि, तूफान आदि जो समस्त मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, शुभ मंडल या अधोमंडल में होती है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधोमंडल या शुभ मंडल पाया जाता है। भूपटल के
ऊंचे हुए चट्टानी स्थानों को क्या कहते हैं? पर्वत या पहाड़ कहते हैं। देखो, भूपटल के ऊंचे उठे हुए चट्टानी स्थानों को क्या कहते हैं? पर्वत या पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूपटल का एक चौड़ा, असमतल, चपटा और ऊंचा भाग को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ठीक है, भूपटल का एक विशाल, समतल, चपटा और नीचे तल वाला लो लेइंग भाग को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। ठीक है, जहां कृषि की जाती है। ठीक है, जहां पे आबादी होती है। ठीक है, मैदानों में। ठीक है, ये किससे बना होता है? पेड़ पौधे, सड़े गड़े अवशेषों के उससे बना होता है, जिसमें क्या होती है? मिट्टी में अधिक उपजाऊ होती है, जो किसी योग्य भूमि के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। भूपटल के बड़े बड़े भाग जो लगभग चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। साथ है सबसे बड़ा क्या है हमारा? एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन परत प्राणी जीवन की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? असत्य। ऑक्सीजन परत करती है? नहीं, ओजोन परत करती है। ठीक है, प्राणी जीवन की पराबैंगनी रक्षा से किरणों से कौन रक्षा करती है? ओजोन परत करती है। असत्य है ये। ठीक है, कोई ऑक्सीजन परत नहीं करती है। बादल, तूफान आदि, वर्षा आदि समताप मंडल में होते हैं? असत्य। बादल, तूफान आदि सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? ये हमारे क्षोभ मंडल या अधोमंडल में होती हैं। ठीक है, समताप मंडल में तो समान तापमान रहते हैं, जहां हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त मौसम दशाएं होती हैं। तो ये भी असत्य है। ठीक है, भारी रेत से बनी भूभाग को रेगिस्तान कहते हैं? सत्य है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है? अमेजन है। सत्य है। पृथ्वी का स्थल भाग 70% है? असत्य है। पृथ्वी का स्थल भाग कितना है? 30% है। जल भाग है 70%। ठीक है, स्थल भाग है 30%, जल भाग है 70%। ठीक है, पृथ्वी का स्थल भाग 70% है, गलत है। ठीक है, पृथ्वी का स्थल भाग केवल 30% है, जल भाग है 70%। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात कितना है? तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए 6:6, 3:7, 7:3, 6:5। तो राइट आंसर है इसका कितना? 7:3। ठीक है, 7:3 पृथ्वी पर जल का क्या है? पृथ्वी और जल का अनुपात स्थल में कितना है? 7:3। ठीक है, याद रखें। पृथ्वी के अंतर सतभाग इनर कोर है, इसका तापमान कितना होता है? 4 डिग्री 1000 सेल्सियस होता है। ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8848 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती है आवास, सामाजिक संबंध, जातीय, संवेग। क्या नहीं आता है? तो संवेग नहीं आता है। ठीक है, संवेग मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक पर्यावरण में आवास आता है, सामाजिक संबंध आता है, जातियां आती हैं, लेकिन संवेग नहीं आता है सामाजिक पर्यावरण में। संवेग किस में आता है? मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे आता है संवेग। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला? प्राणवायु कहते हैं। किसे बोलते हैं प्राणवायु? तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्राणवायु बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत है इसका? 20.9%। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 20.9%। ठीक है, 20.9% इसकी क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है वायुमंडल में। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। कितना है? 78%। ठीक है, 78%। तो दोस्तों आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। पर्यावरण का हमने भाग पहला कंप्लीट कर लिया है, उसी का भाग दूसरा भी आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भाग तीसरा लेके आऊंगा जल्द आपके लिए। ठीक है, आगामी यूटेट हो गया, सीटेट हो गया और बीएड का सिलेबस पे सारा कुछ है ये। ठीक है, आप उठा के देख लीजिए, बीएड का सारा सिलेबस है एंड आपका जो बेस है वो भी तैयार हो गया है। आप पर्यावरण, आज के लिए पर्यावरण तो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अब परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। पर्यावरण तो एक मतलब कि हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप को इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे विजिट कर सकते हैं और क्या कर सकते हो, हमारे फेसबुक ग्रुप क्या बिहेव एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, वहां सेलेक्ट हो सकते हो, वहां ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपकी PDF फॉर्म फोटोज आपको अवेलेबल होंगी। पर्यावरण का भाग तीसरा जल्द लेके आऊंगा, संपूर्ण निचोड़ होगा, लड्डू वीडियो आपके लिए साबित होगा, जो आपकी सफलताओं के लिए फूल पत्तियां बिछाते हुए चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।